ये जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अब शासन करने वाली जमात बनेंगे, ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाए। हम उसको लेकर गए। ये असली गणपति भी नहीं है, एक गुड़ का गणपति बना के रखा हुआ है दिखाने के लिए। कुत्ते और जानवरों की गिनती करवा रहे हैं, मगर हम इंसानों की गिनती करने का काम नहीं करवा रहे हैं। तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री का करना क्या है कि हमारे साथ हजारों सालों से हमारे साथ अन्याय हुआ। ब्राह्मण अंग्रेजों से बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। 625 जिलों में संगठन निर्माण हो चुका है, वो अपने आप नहीं हुआ। ये नरेंद्र मोदी के पास ब्राह्मणों ने फैसले करने का अधिकार नहीं है, उस प्रधानमंत्री बनाया, फैसला करने का अधिकार नहीं है। काशीराम जी की बात सुनकर हमने संकल्प किया, मैं तो देहाती भाषा में बोलता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री को क्या चाटने का। टेलीफोन विभाग में बड़ी नौकरी थी, वो भी मैंने छोड़ दिया समाज के लिए। साथियों, आज बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन के द्वारा दीना भाना जी और काशीराम जी और डीके खापर्डे जी, इनके स्मृति में और काशीराम जी के जन्मदिन में खास तौर पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर चर्चा करने के लिए कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। उन तमाम विषयों पर मैं कुछ बातें आप लोगों को खास तौर पर समझाना चाहता हूं। साथियों, बामसेफ मुलाजिमों का संगठन है, बामसेफ कर्मचारी लोगों का संगठन है, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है जो 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग, इन लोगों को जो हजारों सालों से मनुस्मृति के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें हम लोगों को अधिकार वंचित किया था, उस के विरोध में भारत के संविधान ने हम सब लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में अधिकार बहाल किए गए। इसलिए हम लोगों को ये जो अधिकार बहाल किए हैं उसमें तमाम प्रकार के अधिकार है। उसमें पहले नंबर का अधिकार जो है कि पढ़ने लिखने का हम लोगों को अधिकार नहीं था, मगर हम लोगों को भारत के संविधान के अनुसार सारे देश भर के अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों को ये सारे के सारे अधिकार बहाल हुए। इसी के अंतर्गत सारे देश भर में ये अधिकार बहाल होने की वजह से आज सारे देश भर में इन वर्गों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या दिखाई देती है। अन्यथा हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, मगर आज हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस देश में
750 के लगभग जिले हैं और जो 750 के लगभग जिले हैं उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों के 300 से ज़्यादा जिलाधिकारी लोग इन लोगों के जिलों में काम करते हैं। आज हमारे महापुरुषों के बदौलत जिलों में, जिले के लेवल पर जो पुलिस विभाग में बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी बहुत बड़े संख्या में सारे देश भर में है और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान के आधार पर उसके बदौलत हम लोगों को तमाम प्रकार के जो अधिकार मिले हैं उसी की बदौलत हम लोगों को ये जीवन में बदलाव दिखाई दे रहा है। इस बदलाव को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। केवल इतने भर से हम लोग संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं हैं। उस बदलाव के लिए हमें आने वाले समय में जो बड़ा काम हम कर सकते हैं वो करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे इस बात से कि मैं अपने उम्र के 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं समाज को संगठित रूप से शक्तिशाली बनाने के काम में लगा हुआ हूँ। आज मेरी उम्र 67 साल की है, तो लगभग 50 साल का समय हो गया। इतने लंबे समय से हम ये काम कर रहे हैं और इतने लंबे समय से काम करने की वजह से आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि 750 जिलों में से 625 जिलों में आज वामसेव संगठन कार्यरत है। 625 जिलों में जिंदगी का इतना लंबा समय लगाने के बाद आज इतने जिलों में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। मैं ये बात हम सब लोगों को महत्वपूर्ण क्यों मानता हूं? क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव, कोई भी बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बल पर होता है, संगठित शक्ति के बगैर नहीं होता है। इसलिए ये जो संगठित शक्ति हम लोगों ने निर्माण की है, इस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग आप लोग हरियाणा में भी कर सकते हो। जैसे हम सारे देश भर में कर रहे हैं वैसे आप हरियाणा में भी कर सकते हो। हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है। हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा 10 लोकसभा, केवल 10 लोकसभा की सीटें चुनकर जाता है। मैं जिस प्रदेश से आया हूं महाराष्ट्र से, वहां 48 सीटें चुनकर जाती है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र हरियाणा से लगभग 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। और इस हिसाब से हरियाणा में हम लोगों को अगर संकल्प कर ले तो बहुत जल्दी हरियाणा के गांव-गांव में हमारा संगठन खड़ा हो सकता है। जो हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, जो बदलाव, जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं, वो एक अकेले की बात नहीं है। हमें संगठित करना होगा समाज को और फिर संगठित करके उस शक्ति का उपयोग बदलाव करने के लिए करना होगा। क्योंकि बड़ा बदलाव जो है वो संगठित शक्ति से होगा, 1-2 आदमी के बल पर नहीं होगा, संगठित शक्ति से होगा। जैसे हम सारे देश भर में संगठन निर्माण कर रहे हैं, 625 जिलों में संगठन निर्माण हो चुका है, वो अपने आप नहीं हुआ, वो हम लोगों ने प्रयास करके, मेहनत करके ये सारा का सारा बनाया है। इसीलिए अगर एक आदमी देश भर में इतना बड़ा संगठन खड़ा कर सकता है तो हरियाणा में एक आदमी अगर संकल्प कर ले तो हरियाणा के गांव-गांव में संगठन खड़ा हो सकता है। एक आदमी, कम से कम एक आदमी चाहिए। और
उसको हर प्रकार की मदद संगठन के द्वारा, जो भी मदद चाहिए आप लोगों को, हरियाणा में संगठन के द्वारा जो मदद चाहिए वो सारी मदद आपको दी जाएगी, ताकि हरियाणा के हर गांव में हमारा संगठन हो। अगर ऐसा आप करने के लिए एक आदमी भी तैयार होता है तो उसको हर संभव मैं राष्ट्रीय स्तर से मदद करने के लिए तैयार हूं। बहुत ज्यादा गांव नहीं होंगे, 10-12 हजार गांव होंगे। 6,500 कितने? 7,000। अरे और कम बोल दिए, इतना कम है? ये तो और ज्यादा। मेरे जैसा आदमी लग जाए तो फिर तो इसको 1-2 साल में ही सारे के सारे गांव कवर कर सकता हूं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हरियाणा में केवल एक आदमी संकल्प करने वाला चाहिए, और उसको हम सारे संगठन की ताकत, सारे संगठन का समर्थन दे देंगे, उसको घूमने फिरने की व्यवस्था भी करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हरियाणा को 2-3 साल के हर गांव में संगठन खड़ा किया जा सकता है, 3 साल में, ज्यादा नहीं, क्योंकि सारे जिलों में तो मैंने फैला ही दिया है। हरियाणा के जितने जिले हैं सारे जिलों में तो हमने संगठन खड़ा कर ही दिया है। पढ़े लिखे लोग इस सारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से अभी पढ़े लिखे लोगों की मदद से केवल गांवों में जाना जरूरी है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको समझाने के लिए कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उनको तो पैसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों को जाकर के समझा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को संकल्प केवल करने की जरूरत है। जैसे आज से 50 साल पहले हमने संकल्प किया, काशीराम जी की बात सुनकर हमने संकल्प किया, और मैं कम से कम 30 साल तक अपने गांव और घर में ही नहीं गया। जब इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ उसके बाद गया। तो आज मेरी उम्र जो है 67 साल की है, 30 साल तक मैं घर में ही नहीं गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, नौकरी भी छोड़ दिया। मुझे टेलीफोन विभाग में बड़ी नौकरी थी, वो भी मैंने छोड़ दिया समाज के लिए। और इसकी बदौलत आज 625 जिलों में इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया। आप लोगों में कुछ लोगों को जानकारी होगी, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया था। भारत में किसी संगठन ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया। कोई संगठन, हमारे बहुत तमाम संगठन हैं, मैं उन लोगों के संगठनों के नाम लेना नहीं चाहता, बहुत सारे संगठन हैं, मगर किसी ने भी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाए। हम उसको लेकर गए, सारे लोग आरएसएस के नाम से डरते हैं, सारे लोग आरएसएस के नाम से डरते हैं। अब आरएसएस वाले मेरे नाम से डरते हैं कि साले ये आदमी जो है, ये जिंदाबाद का नारा देने से जिंदाबाद होने वाला नहीं है। साथ, सहयोग और समर्थन, 3 बातें ध्यान रखो। साथ, सहयोग और समर्थन, 3 बातों से जिंदाबाद होगा। यहां आपने जिंदाबाद कर दिया और मेरा जिंदाबाद हो गया, तो ऐसा मैं मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं इतने छोटी बात से संतुष्ट होने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे साथ, सहयोग और समर्थन चाहिए। और आप लोगों को मान लो 15 दिन में मेरे कार्यक्रम चाहिए, 10 दिन में कार्यक्रम चाहिए हर जिले में, तो मैं 10 दिन में भी आपको 1 दिन का समय आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर आप 15 दिन में कोई जिले में कार्यक्रम लगाते हो, समय देने के लिए तैयार हूं। अगर आप 15 दिन में नहीं लगाते हो, महीने भर में लगाते हो, मैं समय देने के लिए तैयार हूं। तो क्योंकि मैं तो डेली ट्रैवलिंग में ही रहता हूं। आज सवेरे मैं नागपुर से दिल्ली आया, दिल्ली से एयरपोर्ट से ऑफिस गया, ऑफिस में नहाने के लिए गया, नहाया,
और फिर दोबारा गाड़ी में बैठकर आपके पास आया। अभी मेरे पीए ने बताया कि फ्लाइट जो है अब पकड़नी है तो यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना होगा, क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम महाड़ में, जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर ने पानी का सत्याग्रह किया था, याद है महाड़ में, तो आज रात में मुझे बॉम्बे पहुंचना होगा। फिर बॉम्बे में रात में 12-1 बजे वहां से ट्रेन लेना होगा, तो सवेरे दूसरे दिन जो है वो महाड़ पहुंचूंगा। तो डेली का मेरा कार्यक्रम है, एक दिन का नहीं। मैं सोने का काम गाड़ी में ही करता हूं। आप लोग तो रजाई में गद्दे में सोते होंगे, हाँ, आप लोग तो रजाई गद्दे में सोते होंगे और आप लोगों को बड़ी लंबी चौड़ी नींद भी आती होंगी। हम लोगों को नींद भी इसलिए नहीं आती है कि आप लोगों की चिंता ज़्यादा टेंशन पैदा करती है, तो नींद भी कम आती है। तो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई है, ये लड़ाई हम बीच में छोड़ना नहीं चाहते, ये लड़ाई हम हर हालत में लड़ना चाहते हैं और मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हजारों सालों से हमारे साथ अन्याय हुआ। और आज आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि ब्राह्मणों ने 6347 जाति के टुकड़ों में हमें बांटा। हमारे बहुत सारे लोग ब्राह्मणों के हाथों से अपने घरों में बहुत सारे कर्मकांड करते हैं और उनको पैसा देते हैं, ब्राह्मणों का पालन पोषण करते हैं। उन लोगों ने हमारे समाज को, मूल निवासियों को 6347 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था। ब्राह्मणों ने 6347 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। हमारे लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन तो चलाया, मगर ब्राह्मणों को अभी भी अपने सर पर बिठा के रखा। यही वजह है कि जिनकी संख्या देश में 3.5% है, उन्होंने कांग्रेस नाम का संगठन बनाया। कांग्रेस नाम का संगठन चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने बनाया। दूसरा संगठन ब्राह्मणों ने आरएसएस बनाया। फिर आरएसएस के ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो ये 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री को बिठा के रखा हुआ है। हाँ, ये रखा हुआ है। ये गुड़ का गणपति है, ये असली गणपति भी नहीं है, ये गुड़ का गणपति बना के रखा हुआ है दिखाने के लिए। ये देखो, तुम्हारे आदमी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, ये बात बोलते हैं, तुम्हारे आदमी को बना के रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसके पास कोई फैसले लेने का अधिकार नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि ये आप गलत कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी के पास फैसला करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको सबूत देता हूं, ये नरेंद्र मोदी के पास ब्राह्मणों ने फैसले करने का अधिकार नहीं है। उस प्रधानमंत्री बनाया, फैसला करने का अधिकार नहीं है। सबूत क्या है? वो पिछड़े वर्ग का है ऐसा बोलता है, ओबीसी का है ऐसा बोलता है, मगर ओबीसी की जातियों की आज तक गिनती नहीं किया। 10 साल पूरे हो गए। अगर मोदी जी को पूछो कि भारत में कुत्ते कितने हैं, तो कहा है हमारे पास संख्या है। अच्छा, उसमें काटने वाले कुत्ते कितने, कहा उसकी भी संख्या है। अच्छा, सज्जन कुत्ते कितने हैं? तो मोदी जी के लोगों ने मुझे पूछा ये सज्जन कुत्ते क्या होते हैं, कि मैंने कहा सज्जन कुत्ते वो होते हैं जो काटते नहीं है। जो कुत्ते काटते नहीं है, केवल डर दिखाते हैं, वो सज्जन कुत्ते हैं। कहा इसकी भी संख्या हमारे पास है। मतलब मोदी जी के पास
कुत्तों की संख्या है। उनको पूछो ओबीसी की संख्या कितनी है, कहा कि नहीं ये नहीं है। ओबीसी की गिनती करने का अधिकार आरएसएस के लोगों ने मोदी जी को नहीं दिया। इसका मतलब है कि आदमी को बिठाया प्रधानमंत्री, वो जानवरों का काम कर रहा है, हमारा कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने सत्ता में बिठा के रखा हुआ है और किसी प्रकार के फैसले करने का उनके पास अधिकार नहीं है। कुत्ते और जानवरों की गिनती करवा रहे हैं मगर हम इंसानों की गिनती करने का काम नहीं करवा रहे हैं। तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री का करना क्या है? मैं तो देहाती भाषा में बोलता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री को क्या चाटने का? देहाती भाषा में हमारे कहा गया तुम कुछ करते नहीं हो तो क्या कम से कम हम लोग जो है चाटे, क्या करें? तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यहां खट्टर जो पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी है, हाँ, हम लोगों ने जिसको शरण दिया, हम लोगों ने जिसको शरण दिया उसको, इसको बोलते शरणार्थी, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। और आप लोग जो यही कहते और वो पंजाबियों का, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी नहीं बोलता पंजाबियों का मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है। अगर हम इस देश में संगठित होते हैं तो हम लोगों का भी राज है। ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कर दी है। 50% काम उन्होंने करके गए। देखो, दो बड़े अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिए। एक पढ़ने लिखने का, पढ़ने लिखने से क्या हुआ, क्या गलत है क्या सही है, इतनी तभी हमारे अंदर पैदा हो सकती है। पढ़े लिखे होने की वजह से क्या गलत है क्या सही है की तमीज हमारे अंदर पैदा हो सकती है। नहीं तो हमें गलत सही की तमीज ही पैदा नहीं होती थी। किसको गलत कहा जाए, किसको सही कहा जाए, तो ये एक अधिकार हम लोगों को उपलब्ध हुआ। दूसरा, वोट का अधिकार, जिसके आधार पर हम लोगों के पास दो अधिकार आए हैं। वोट के अधिकार के, वोट के अधिकार में दो अधिकार शामिल है। वोट के अधिकार में दो अधिकार शामिल है। कौन से दो अधिकार? शासक चुनने का, शासक बनने का। तो 84 तक हम लोग ये मानकर चलते थे कि हमें तो चुनने का अधिकार है, इसलिए हम दूसरों को चुनते थे। हम लोग दूसरों को ही चुनते थे, अरे भाई तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राज करना ये हमारा काम नहीं है, ऐसा हम मानते थे। मगर 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी नाम का संगठन बनाया और ऐलान किया कि शासन करने वाली जमात बनना हमारा उद्देश्य है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अब शासन करने वाली जमात बनेंगे, इसका मतलब है अब शासक चुनेंगे नहीं, शासक बनेंगे। क्योंकि वोट के अधिकार में दो अधिकार शामिल है, एक चुनने का, एक बनने का। तो हमने आधा ही समझा, हमने समझा चुनने का है तो हम दूसरों को चुनते रहे। मगर वोट के अधिकार में हमारे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाने का, हमारे लोगों को भी प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार है। तो हरियाणा के लोगों को, हमारे SC ST OBC के लोग 100% नहीं, अगर 35% इकट्ठा हो गए तो आप अपना मुख्यमंत्री बना सकते हो। 35%। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि
हरियाणा में 6,500 जो गांव है ऐसा बोल रहे हैं, ये संकल्प करके 6,500 गांवों में केवल 2-3 साल में संगठन खड़ा कर सकते हैं। और अगर 6,500 गांव में अगर हमने संगठन खड़ा कर लिया तो सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम खड़ा कर सकते हैं। और हमारे लोग जो दूसरों को चुनने के अधिकार का इस्तेमाल करते रहे, वोट के अधिकार के तहत हम दूसरों को चुनते रहे, मगर अभी हम लोग संकल्प करेंगे कि अब दूसरों को नहीं चुनेंगे, अब हम लोग अपने ही आदमी को शासक बनाएंगे, अब चुनेंगे नहीं, अपने आदमी को शासक बनाएंगे। इसके लिए हरियाणा के लोगों को राष्ट्रीय संगठन के तौर पर हमारी तरफ से आपको जो मदद चाहिए सारी की सारी मदद देने के लिए तैयार है। 5 प्रकार के साधन होते हैं आपको शासक बनाने के लिए चाहिए। 5 साधन। बुद्धि पहले नंबर का साधन है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, केवल 5 साधन। और ये सारे साधन आप लोगों के पास है। बुद्धि आपके पास है क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने आप लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो बुद्धि का विकास हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर ने और एक बात कही कि अगर बुद्धि की कमी पड़ गई तो फिर मैं दे दूंगा, मैं भरपाई कर दूंगा। अब बाबा साहब नहीं है तो मैं कहता हूं बाबा साहब आम्बेडकर की तरफ से कि ये भरपाई मैं कर दूंगा। आपको जो चाहिए, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, अगर 6,500 गांव में आप संगठन खड़ा करते हो तो ये पांचों के पांचों साधन इधर हरियाणा में ही पैदा करेंगे। इसको पाकिस्तान से लाने की जरूरत नहीं है, इधर ही हम लोग पैदा कर सकते हैं, हमारे पास ही है। इसलिए इन साधनों के आधार पर हम इस देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हरियाणा का मुख्यमंत्री भी हमारे ही लोगों के अंदर से बना सकते हैं। केवल संकल्प करने की जरूरत है, केवल संकल्प करने की जरूरत है। आदमी जब संकल्प करता है तो वो 18 घंटे काम कर सकता है, नहीं तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता। जो आदमी संकल्प ना कर ले वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। जो आदमी संकल्प कर ले वो 18 घंटे काम कर सकता है, क्योंकि संकल्प की जो शक्ति है वो शक्ति के बल पर आदमी का शरीर जो है ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। संकल्प करने की जरूरत है। और आपको इतना बड़ा देशव्यापी संगठन, 625 जिलों में फैला हुआ संगठन, हरियाणा के हर जिले में हमारा संगठन है और आपको गांव-गांव में संगठन बनाने के लिए जो मदद चाहिए हर संभव मदद जो है आपको दी जाएगी। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को इससे ज्यादा कहने की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। आप ऐसा करो, आपको जो मदद चाहिए हर संभव मदद करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।